नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी। पंजाब के बाद दिल्ली में भी शराब की होम डिलीवरी की जाएगी। अब केजरीवाल सरकार की इस कोशिश में है कि शराब की होम डिलीवरी जल्द शुरू की जाए। शराब की बढ़ती डिमांड और दुकान के आगे भीड़ की वजह से दिल्ली सरकार ये फैसला लेने जा रही है। इसके लिए केजरीवाल सरकार फूड डिलीवरी करने वाली कंपनियों से भी बातचीत कर रही है। दिल्ली में शराब की दुकानों के आगे लगी लंबी लंबी लाइनों को हर किसी ने देखा है। इस भीड़ को देखकर सबके दिमाग में एक ही बात है कि आखिर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाने के बाद कोरोना काबू में कैसे आएगा। ऐसे में दिल्ली सरकार अब होम डिलीवरी कराने पर विचार कर रही है। इसके लिए सरकार वेबसाइट या मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए लोगों को शराब मुहैया करा सकती है। योजना ये है कि सरकार दुकानों पर ऑर्डर ट्रांसफर करेगी और वहां से डिलीवरी बॉय उसको ग्राहक तक पहुंचाएगा। दिल्ली में लग रही लगातार शराब की दुकानों के आगे लाइन को देखते हुए दिल्ली सरकार ने फैसला लिया है कि बहुत जल्द वो होम डिलीवरी कराना शुरू करेगी। ऐसे में वेबसाइट या फिर एप्लीकेशन के माध्यम से लोग अपना ऑर्डर प्लेस कर पाएंगे और उसके बाद उस ऑर्डर पर होम डिलीवरी की व्यवस्था सरकार की तरफ से की जाएगी। इसके लिए सरकार मिनिमम चार्जेस चार्ज करेगी। जानकारी के मुताबिक दिल्ली सरकार ने फिलहाल इसके लिए फूड होम डिलीवरी कंपनियों से बात की है। इसमें लोग एप्लीकेशन या वेबसाइट से ऑर्डर प्लेस करेंगे और ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकेंगे। दिल्ली सरकार की सबसे बड़ी दिक्कत इस बात को लेकर है कि वो चाहती है कि रेवेन्यू ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा हो और शायद यही वजह है कि सबसे पहले उसने दिल्ली के अंदर लीकर की दुकानें खोलने का फैसला किया। अब फिलहाल सरकार होम डिलीवरी की बात कर रही है। ऐसे में पहले शुरुआती दौर में 5 से 10 हज़ार ऑर्डर प्लेस करने की बात की जाएगी रोज़ाना, और अगर ज़रूरत पड़ती है तो उससे ज़्यादा भी ऑर्डर लिए जा सकते हैं। फिलहाल केजरीवाल सरकार की कोशिश ये है कि दिल्ली में शराब की दुकानों पर भीड़ कम की जाए। इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन तो होगा ही, साथ ही शराब के शौकीनों की मांग भी पूरी होगी। वरुण सिन्हा, न्यूज़ 24, दिल्ली। महाराष्ट्र से कोरोना संकट पर बड़ी खबर आ रही है। राज्य के 531 पुलिसकर्मी कोरोना से संक्रमित हो गए। इनमें 51 अधिकारी भी शामिल हैं। राज्य में अब तक 5 पुलिसकर्मी की कोरोना से मौत हो चुकी है। मुंबई में 3, पुणे में 1 और सोलापुर में 1 पुलिसकर्मी की मौत हुई है। हमारे और कोरोना के बीच में ढाल बनकर खड़े रहने वाले महाराष्ट्र पुलिस के जवान लगातार कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं। जो ताजा आंकड़े गृह मंत्रालय ने महाराष्ट्र के जारी की है, उसके अनुसार महाराष्ट्र में 531 पुलिसकर्मी फिलहाल कोरोना संक्रमित हैं, जिनमें से 480 पुलिस कर्मचारी है तो 51 पुलिस के अधिकारी है। और फिलहाल 5 लोगों की कोरोना से मौत भी हो चुकी है। जिन 5 पुलिसकर्मियों की मौत हुई है उनमें से 3 मुंबई के हैं, 1 पुणे के हैं और 1 सोलापुर के हैं। मुंबई पुलिस ने पिछले दिनों एक आदेश जारी किया था कि जिन पुलिसकर्मियों की उम्र 55 साल की ऊपर है उन्हें यहाँ पर छुट्टी पर भेजा जाएगा, पेड लीव दी जाएगी, और वो दी भी गई है। लेकिन कुछ पुलिसकर्मी ऐसे भी हैं जिनकी उम्र 55 साल से ज़्यादा है लेकिन वो ड्यूटी करना चाहते हैं। इन पर ज़्यादा खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल राज्य सरकार हो या फिर महाराष्ट्र का गृह विभाग हो, इन पुलिस वालों को हर संभव मदद देने की यहाँ पर कोशिश कर रहा है। लेकिन ये आंकड़े हैं, वो आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं और जो ढाल बनकर खड़े हैं पुलिस वाले, वही अभी कोरोना की चपेट में आने लगे हैं। कैमरामैन अंचल सिंह के साथ विनोद जगदाले, न्यूज़ 24, ठाणे। अहमदाबाद में मेडिकल और आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों के अलावा किसी को भी बाहर निकलने की छूट नहीं दी जा रही है। अहमदाबाद में कैसे हैं हालात, बता रहे हैं हमारे संवाददाता भूपेंद्र सिंह। अहमदाबाद में आज से बहुत ज़्यादा सख्ती कर दी गई है क्योंकि लगातार मामले बढ़ रहे थे और इसके चलते अब से जो सुपर स्प्रेडर्स कहे जाते थे, जिसमें खास करके सब्जी वाले थे, किराना वाले थे, वो तमाम आज से अपनी दुकान नहीं खोल सकेंगे, अपना व्यापार नहीं कर सकेंगे। मैं इस समय ऐसी एक जगह पर मौजूद हूँ। ये किराना की दुकान है, अमूमन रोज़ सुबह खुली होती थी लेकिन आज ये बंद है। साथ में मिल्क की दुकान है, दूध की दुकान है, वो दुकान ज़रूर खुली हुई है और आज सवेरे हमने देखा बहुत लंबी लंबी कतारों में यहाँ पर लोग खड़े थे। आज जो है
अब देखा जा रहा है कि राशन की दुकानें जो हैं वो बंद है, सब्जी विक्रेता कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ दूध की दुकानें जो हैं खुली हैं और मेडिकल सेवाएं जो उनको खोलने के आदेश दिए गए हैं। इसके अलावा तमाम प्राइवेट डॉक्टर्स हैं उनको सख्त हिदायत दे दी गई है कि वो अपने क्लिनिक खोले, नहीं तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। BSF और CISF की टुकड़ियाँ भी अहमदाबाद में उतार दी गई है, क्योंकि जिस तरह से आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, 298 मौतें, कुल 396 जो मौत हुई है गुजरात के अंदर, उसमें सिर्फ अहमदाबाद से हैं। 6,625 आंकड़े कुल कोरोना के मरीज़ हैं, उसमें से अहमदाबाद के मरीज़ सबसे ज़्यादा हैं और इसीलिए इन्हीं संख्या को देखते हुए अहमदाबाद में अब सख्त से सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। 15 मई तक ये हाल रहेगा जब सिर्फ और सिर्फ दूध और मेडिकल सेवाएं ही उपलब्ध रहेंगी। भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़ 24। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां नोएडा अथॉरिटी की तरफ से रोजाना 2 लाख से ज्यादा लोगों को खाना खिलाने की व्यवस्था की जा रही है। प्रशासन की तरफ से बनाए गए 5 कम्युनिटी किचन के जरिए जरूरतमंदों तक खाना पहुंचाया जा रहा है। हमारे संवाददाता वरुण सिन्हा ने अथॉरिटी के सबसे बड़े कम्युनिटी किचन का जायजा लिया। आज हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार लगातार गरीबों को और बेसहारों को खाना खिला रही है। फिलहाल हम लोग नोएडा में हैं और नोएडा में मैं फिलहाल जहां पर हूं ये सोरखा गांव है और इस गांव में एक यूनिट है जो लगातार पिछले कुछ दिनों से गरीबों को, मजबूरों को लगातार खाना खिलाने की व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है। करीब 2000 आदमी रोज़ाना यहाँ पर खाना खाता है और मेरे साथ वो शख्स हैं जिनके ऊपर पूरी जिम्मेदारी है और तमाम लोगों की जिम्मेदारी वो लगातार पिछले 1.5-2 महीने से उठा रहे हैं। गुरविंदर सिंह मेरे साथ हैं जो सीनियर मैनेजर हैं नोएडा अथॉरिटी के, वो यहाँ पर जिम्मेदारी निभा रहे हैं। तो पहला सवाल मेरे सर आपसे ये है कि जिस तरीके से व्यवस्था आप लोगों ने की है ये कितने दिन से चल रही है और कैसे आप पूरा मैनेज करते हैं? ये व्यवस्था हमने 29 मार्च से स्टार्ट कर दिया है, अब 29 अप्रैल से, तो अभी तक चल रहा है। जब तक लॉकडाउन रहेगा तो हमें निर्देश है कि जब तक कोई भूखा ना सोए सबको खाना देते, ऐसे ही चार्ज जारी रहेगा। कितनी उम्मीद की जा रही है, कितने लोग रोज़ाना आपके उस किचन से खा रहे हो? रोजाना एक्चुअली नोएडा अथॉरिटी द्वारा 5 किचन बनाई गई है, जिसमें सोरखा भी एक है। तो टोटल हमारा 1.25 लाख फूड पैकेट्स डेली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं पूरा नोएडा में। ज़रूरतमंद हैं, हमारे कॉल सेंटर बना है, उसमें लोग फ़ोन करके खाना मांगते हैं, तो हमारी फूड टीम है वो नंबर लेके जाती है, तो वहाँ पे जो भी ज़रूरतमंद है उनको खाना उपलब्ध कराया जाता है। एक बार आप देखिए किस तरीके से ये लगातार यहाँ पर सुबह शाम खाना बनता रहता है। पीछे आप देखेंगे तमाम कारीगर यहाँ पर मौजूद हैं। कोशिश लगातार कारीगरों की रहती है। क्या मेन्यू रोजाना चेंज होता है सर या एक ही रहता है? चेंज होता रहता है, रोजाना चेंज होता है। कुछ फिक्स आप लोगों ने किया है कि मंडे ये, ट्यूसडे ये, इस टाइप से, या फिर जनरली जो? नहीं, जनरली जैसे सूटेबल जो भी होता है, जो भी अवेलेबल होता है हमारे पास। मिनी किचन जो व्यवस्था की गई है, इस मिनी किचन के जरिए लगातार हजारों लोगों तक खाना पहुंचाने की व्यवस्था जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से की जा रही है और नोएडा अथॉरिटी की तरफ से जो है तमाम संबंधित अधिकारी जो हैं उनको जिम्मेदारी दी गई है। अब आप देखेंगे कि सामने की तरफ से कुछ फूड ट्रक्स हैं। इन ट्रक्स में डिलीवरी के लिए जो है वो व्यवस्था की गई है। कुछ पैकेट्स बाहर से यहाँ पर आते हैं और कुछ पैकेट्स यहाँ से बाहर जाते हैं, यानी कि अलग अलग जगह पर सप्लाई की व्यवस्था जो है वो भी यहाँ पर जिम्मेदारी दी गई है। व्यवस्थाएं इस प्रकार से की गई हैं कि किसी को परेशानी ना हो, दिक्कत ना हो, आराम से लोग भोजन कर सके, आराम से लोगों तक भोजन पहुंच सके, इसलिए पूरी एक चेन तैयार की गई है। लगातार सरकार की, प्रशासन के अधिकारियों की कोशिश ये है कि जो भी लॉकडाउन का पीरियड है या जिस तरीके से चीजें बदल रही हैं, ऐसी परिस्थिति में भी कोई भी शख्स भूखा न रहे और इसी व्यवस्था को लगातार बनाने का लगातार प्रयास किया जा रहा है सरकार की तरफ से। कैमरा पर्सन उमेश के साथ वरुण सिन्हा, न्यूज़ 24, नोएडा, उत्तर प्रदेश। पंजाब में शराब की दुकानें खुल गई हैं, लेकिन मोहाली में अलग ही तस्वीर दिखाई दी। यहां शराब की दुकान पर सन्नाटा पसरा हुआ दिखाई दिया। अब शराब ठेकेदार सरकार की नीति को कोस रहे हैं। पंजाब में आज सुबह 7 बजे से ही शराब के ठेके खोल दिए गए हैं और पंजाब के ज़्यादातर जिलों में शराब के ठेके बंद पड़े हुए हैं, क्योंकि ठेकेदार चाहते हैं कि सरकार अपनी पॉलिसी अनाउंस करे कि ठेकेदारों को क्या लाभ होगा, क्या हानि होगी। फिलहाल हम आपको मोहाली का शराब का ठेका दिखा रहे हैं। अक्सर आपने तस्वीरें देखी होगी कि बड़ी बड़ी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी, लेकिन यहाँ पर कोई भी व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा। बेशक पूरी तरह नॉर्म्स जहाँ पर इस्तेमाल भी किए गए हैं, सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखा गया है, मास्क लगाए गए हैं, सैनिटाइजर रखे गए हैं। और हमारे साथ इस ठेके के जो मालिक हैं वो भी मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे कि ये बताएं कि
आज रश नहीं दिखाई दे रहा। देश के ज़्यादातर हिस्सों में बड़ी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। हमारे ये नेबर स्टेट है जी। हमारे चंडीगढ़ में 4 तारीख को ठेके खुल गए थे, पंजाब में खुले 7 तारीख को। जो 3 दिन का गैप है, इस 3 दिन में जितना भी नेबर पंजाब है जो चंडीगढ़ से लगता है, उन सब में चंडीगढ़ से शराब इन हो चुकी है जी। किसी नाके पे कोई चेकिंग नहीं है, कोई चेक नहीं करता। आप 1 पेटी लाओ, 2 पेटी लाओ। आज हमने 45 दिन बाद ठेके खोले और हमारे ठेकों पे बोनी तक नहीं हुई, एक कस्टमर नहीं है। हमें तो ये नहीं समझ आ रहा कि हम अपने किराए कहाँ से देंगे। रेवेन्यू तो बहुत दूर की चीज़ है। तो हमारे यहाँ सेल ही नहीं है, सारी शराब चंडीगढ़ से इन हो रही है। ये बहुत बड़ा रीज़न है। एक हम उनसे कंपटीशन कैसे करेंगे? हमने 3 बजे तक ठेके खोलने हैं, उन्होंने 6 बजे तक ठेके खोलने हैं। कैमरामैन इंद्रजीत के साथ विशाल इंग्लिश न्यूज़ 24 मोहाली। पंजाब के मोहाली स्पोर्ट्स स्टेडियम में सोशल डिस्टेंसिंग की सरेआम धज्जियां उड़ती हुई दिखाई दी। दरअसल इस स्पोर्ट्स स्टेडियम में प्रवासी मजदूरों की मेडिकल स्क्रीनिंग करने का अस्थायी कैंप लगाया गया है। जिन भी प्रवासी मजदूरों को स्पेशल ट्रेन्स के जरिए वापस उनके गृह राज्यों में भेजा जा रहा है, उनकी मेडिकल स्क्रीनिंग कराना और वहां से एक स्लिप हासिल करना अनिवार्य किया गया है। इसके बाद स्टेडियम में मेडिकल कराने के लिए प्रवासी मजदूरों का तांता लग गया और इस अफरा तफरी में ये तमाम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना ही भूल गए। इस समय आप देख सकते हैं कि प्रवासी मजदूर यहाँ पर हैं और मोहाली है। मोहाली में बिल्कुल ही यहाँ पर सोशल डिस्टेंस का ध्यान नहीं रखा जा रहा और यहाँ पर आप सामने देख सकते हैं कि यहाँ पे मेडिकल होना है, लेकिन मेडिकल से पहले ही सोशल डिस्टेंस की किस तरह से धज्जियाँ उड़ा दी गई हैं और आप साफ देख सकते हैं कि एक एक के साथ साथ कितनी लंबी लंबी यहाँ पे कतारें लगी हुई हैं। बेशक अंदर मेडिकल होना है। कहाँ जाना है आपने? पूर्णिया। तो सोशल डिस्टेंस रखना नहीं है? हैं? हाँ। आपने कहाँ जाना है? बिहार मोतिहारी जिला। मोतिहारी। तो क्या करने आए हो? जी मेडिकल कराने आए हैं। कहाँ जाना है आपने? बतिया जाना है। बतिया जिला। बतिया यूपी? हाँ। बिहार में। बिहार में। वो मार रहे हैं, किसे कर रहे हैं? डंडे मार रहा है। कौन मारा? पुलिस लोग मार दिया अभी। अच्छा, लगातार यहाँ पे लोग भी आ रहे हैं, कोई भी सोशल डिस्टेंस यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे गेट को ताला लगाया हुआ है, लेकिन बाहर आपको दिखाई दे रहा है कि सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर जो लोग हैं, चाहे वो यूपी जाना चाह रहे हैं या बिहार या देश के दूसरे अलग अलग हिस्सों में, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अब भी लोगों में काफ़ी उत्सुकता है, लेकिन सोशल डिस्टेंस की पूरी तरह धज्जियां उड़ा दी गई हैं। कैमरामैन इंद्रजीत के साथ विशाल इंग्लिश न्यूज़ 24 मोहाली। लॉकडाउन के दौरान निर्देशों का उल्लंघन करना पटना के एक युवक को महंगा पड़ गया। दरअसल बुधवार को पटना के खेमनीचक के एक युवक की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जिस युवक को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, उसकी तबीयत 10 दिन से खराब थी। केस हिस्ट्री में पता चला कि युवक ने मोहल्ले के एक सैलून में बाल और दाढ़ी बनवाई थी, जिसके बाद उसकी तबीयत खराब होती गई। लॉकडाउन का उल्लंघन करना पटना के खेमनीचक के एक युवक को काफ़ी महंगा पड़ गया। दरअसल लॉकडाउन के बीच इस इलाके में सैलून की दुकानें खुली हुई थी और उस युवक ने इस सैलून की दुकान में जाकर अपने सेविंग कराए थे, लेकिन सेविंग कराने के बाद से ही उसकी तबीयत लगातार ख़राब होती गई और उसके बाद जब अस्पताल में एडमिट किया गया तो उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। फिलहाल युवक का इलाज पटना के एनएमसीएच में चलाया जा रहा है, लेकिन खेमनीचक इलाके में जहाँ पर पहले से ही करीब 6 कोरोना पॉजिटिव के केस सामने आ चुके थे, हालांकि वो ठीक हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद इस इलाके को कंटेनमेंट जोन बनाया गया था। लेकिन लॉकडाउन का उल्लंघन करने के साथ ही इस इलाके में कई दुकानें खुली थी, जिनमें सैलून की दुकानें भी थी और जहां से एक बार फिर संक्रमण का चेन शुरू हो चुका है। फिलहाल युवक के संक्रमित होने के बाद उसके परिवार के 4 सदस्यों के अलावा 11 लोगों को क्वारंटाइन किया गया है और उनके सैंपल को जाँच के लिए भेजा गया है। यह पहला मौका है जब इस तरीके से सैलून से सेविंग कराने के बाद कोई युवक कोरोना पॉजिटिव हुआ है। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, पटना न्यूज़ 24। कोरोना संकट के कारण अलग अलग राज्यों में फंसे बिहार के लोगों की सबसे बड़ी तादाद आज राज्य पहुंचेगी। देश के 7 राज्यों से 24 ट्रेन बिहार के अलग अलग स्टेशंस पर पहुंचेंगी। कोरोना संकट के कारण बिहार के लोग जो अलग अलग राज्यों में फंसे हैं, उनकी सबसे बड़ी तादाद आज बिहार पहुंचेगी। आज बिहार आने वाले करीब
28,000 से ज़्यादा श्रमिक हैं जो अलग अलग करीब 28,467 लोग घर पहुंचेंगे जो 7 अलग अलग राज्यों में फंसे हुए थे। इनमें सबसे ज़्यादा जो लोग हैं वो गुजरात में फंसे हुए थे, जहां से उन्हें लाने के लिए स्पेशल ट्रेन चल रही है। आज गुजरात से 8 ट्रेनें बिहार पहुंचेंगी, वहीं महाराष्ट्र से 5 ट्रेन आ रही हैं। तेलंगाना से भी 5 ट्रेनें आज बिहार पहुंच रही हैं, जबकि राजस्थान से 3 ट्रेन जो हैं बिहारी मजदूरों को लेकर रवाना हो चुकी है, जो आज देर रात तक पटना पहुँचेगी। ये सभी ट्रेनें बिहार के अलग अलग जो 16 स्टेशन हैं वहाँ पर आएंगी और इनके लिए जिला सरकार जो राज्य सरकार के निर्देश पर जिला प्रशासन द्वारा तैयारी की गई है, क्योंकि सबसे बड़ी तादाद है और इन्हें जैसा निर्देश दिया गया है कि सभी की मेडिकल जांच कराने के बाद सभी को क्वारंटाइन रखा जाएगा। तो इसको लेकर भी जिला प्रशासन की तैयारियाँ लगभग पूरी हो चुकी है और साफ निर्देश दिया गया है कि बिना क्वारंटाइन बिना मेडिकल जाँच के कोई भी मजदूर अपने इलाके में वापस नहीं जा पाएंगे। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, पटना, न्यूज़ 24। बिहार में मैट्रिक परीक्षा की कॉपियों का मूल्यांकन बुधवार से शुरू हो गया। पटना में सबसे बड़ा केंद्र मिलर स्कूल को बनाया गया है, लेकिन बुधवार को जब टीचर कॉपी जांचने पहुंचे तो ये देखकर दंग रह गए कि इस स्कूल में क्वारंटीन सेंटर बनाया गया है। एक तरफ क्वारंटीन किए गए लोग तो दूसरी तरफ मूल्यांकन केंद्र मामले की जांच जब पटना के डीएम को दी गई तो उन्होंने कार्रवाई की बात कही है। इस वक्त हम पटना के मिलर स्कूल में हैं। इस स्कूल में एक तरफ क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है, वहीं दूसरी तरफ यहाँ मैट्रिक की परीक्षाओं की कॉपी जांच की भी व्यवस्था की गई है। यही वजह है कि जो मैट्रिक परीक्षा की जो कॉपियों की जांच शुरू हुई है उसको लेके लोगों में काफ़ी जो वीक्षक हैं उनमें काफ़ी नाराज़गी है कि उन्हें डर भी लग रहा है कि आखिर वो यहाँ आएँ तो कैसे आए, क्योंकि एक तरफ कॉपियों की जाँच करना है, वहीं एक ही परिसर में क्वारंटाइन सेंटर है जहाँ पर जो क्वारंटाइन किए हुए लोग हैं उन्हें रखा गया है और इसको लेके इनमें काफ़ी नाराज़गी है और बात भी एक ही कैंपस है और यहाँ पे एक तरफ आप देख सकते हैं कि जो क्वारंटाइन सेंटर है वहाँ की व्यवस्था की गई है, वहाँ पे लोग रहने और खाने की व्यवस्था की गई है। वहीं दूसरी तरफ इस तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पर जो कॉपियों की जांच की है वो व्यवस्था की गई। मैट्रिक की परीक्षा हो चुकी है, लेकिन लगातार जो कॉपियों की जाँच की जो डेट है वो आगे बढ़ते जा रहा है। इस वजह से मैट्रिक का रिजल्ट आने में देरी हो रही है और इससे जो चिंतित जो लोग हैं, जो अधिकारी हैं, अब उन्होंने कॉपियों की जांच की व्यवस्था कल से शुरू की है। लेकिन कल जब यहाँ पर जो कॉपी जांच करने वीक्षक यहाँ पहुँचे थे तो उसके बाद मालूम चला कि यहाँ पर क्वारंटाइन सेंटर है जिसको लेकर उन्होंने विरोध जताया और अभी आप देखिए कि यहाँ पे कॉपी जांच नहीं हो रही, क्योंकि उन लोगों की नाराज़गी है कि यहाँ से कॉपियों की या तो क्वारंटाइन सेंटर यहाँ से हटाया जाए और नहीं तो कॉपियों की जाँच की जो व्यवस्था है वो अलग की जाए, जिसको देखते हुए अभी तक तो सरकार का निर्णय नहीं आया है। लेकिन निश्चित तौर पे पटना के जिलाधिकारी ने भरोसा दिलाया है कि इस मामले में वो खुद देखेंगे और यहाँ पर जो शिक्षक हैं जो कॉपी जांचने के लिए आएंगे उनके लिए अलग व्यवस्था की जाएगी। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, पटना, न्यूज़ 24। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।